नमस्कार। विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। जनरल कास्ट के साथ सौतेलेपन का व्यवहार करने वाले यूजीसी के रेगुलेशन 2026 को लेकर के पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। जगह जगह पे धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, चिट्ठियां लिखी जा रही हैं और अब दूसरी तीसरी पंक्ति के नेता भी सामने आ रहे हैं, लेकिन पहली पंक्ति के नेता नहीं बोल रहे हैं, खासतौर से सत्ता पक्ष के। और इसी बीच अलग अलग याचिकाएं पहुंची हैं सुप्रीम कोर्ट में। विष्णु जैन लेकर के गए तो उनमें 2 महीने के बाद का डेट लगा। अब लेकर के पहुंचे हैं पार्थ यादव। राहुल दीवान वर्सेस भारत सरकार एक याचिका डाली है और एक विनीत जिंदल भी लेकर के पहुंचे हैं। उसी का जिक्र आया चीफ जस्टिस के बेंच के सामने। कहा गया कि इस पे तत्काल सुनवाई की जरूरत है, क्योंकि कहां तो जातिगत भेदभाव खत्म करने की बात थी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेज में, और अभी जो उसमें व्यवस्था बनी है रेगुलेशंस में, उससे और जातिगत भेदभाव बढ़ेगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि उन्हें मालूम है और वो तत्काल सुनवाई को भी तैयार है, बशर्ते कि याचिका में जो कमियां रह गई हैं उसे ठीक कर लिया जाए। इस पर वकील तैयार हो गए कि हम इसमें जो भी कमी है उसको ठीक करते हैं और इसमें बहुत जल्दी सुनवाई होने जा रही है। 2-3 ऐसी बातें हैं जिसको सुन करके और पढ़ करके ऐसा लगता है कि ये किसने बनाया और कैसे इसको पब्लिक डोमेन में लाया गया, गजट में प्रकाशित कर दिया गया। भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 और 15 जन, जात, लिंग, धर्म इस सब आधार पर भेदभाव की मनाही करता है कि आप इन सब आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकते। अफसोस कि जब ये रेगुलेशन आया तो इन्हीं आधारों पर भेदभाव किया गया। जो 3C है, जो गजट नोटिफाई किया गया 3C है, वो कहता है कि जातिगत भेदभाव का मतलब SC, ST और OBC से है, यानी सिर्फ ये इन्हीं 3 वर्गों को संरक्षण दे रहा है। कल्पना कीजिए, कल्पना क्या करना है, सोचिए जरा कि किसी भी यूनिवर्सिटी में या उच्च शिक्षण संस्थान में, IIM में, IIT में, MBS में कहीं एडमिशन ले रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में जाते हैं और वहां पर जाकर के पता चलता है कि इन जातियों को तो संरक्षण है, इनके साथ कुछ भी आपने ऐसा बोला तो ये आपके खिलाफ शिकायत कर देंगे। लेकिन जनरल कास्ट को कोई संरक्षण नहीं, मतलब वो बिना माई बाप का है। जो संस्थागत संरक्षण होता है वो उसके पास संस्थागत न तो संरक्षण है और न ही रेगुलेशंस में उसकी जाति का जिक्र है कि जनरल कास्ट या किसी भी वर्ग का छात्र छात्रा आकर के अपनी शिकायत रख सकते हैं। सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन 3C पे है। दूसरी बात कि जो 2012 का रेगुलेशन था उसमें यह था कि यदि आप झूठी शिकायत करते हैं तो आपके खिलाफ एक्शन होगा। उस उपबंध को किसके कहने पे हटा दिया गया? कहीं पर भी हर कानून के साथ ये जुड़ा हुआ है कि आपको झूठी शिकायत नहीं करने दी जाएगी। यदि आप झूठी शिकायत करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, आपको दंडित किया जाएगा। इसमें से किसने हटाने को कहा और कैसे इसे हटा दिया गया? क्या आप इस चीज को बढ़ावा देना चाहते हैं? क्या आप झूठी शिकायतें करके किसी का करियर खत्म करते हैं? और इस पर तालियां बजा रहा है विपक्ष और सत्ता पक्ष मौन साधे हुए है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सामने आकर के कहते हैं कि हम गारंटी देते हैं कोई भेदभाव नहीं होगा। अरे भाई, आप कौन है? आज शिक्षा मंत्री हैं, कल रहेंगे क्या? और आपके रहते हुए ही तो ये भेदभावकारी विनियम आया, आपने क्या कर लिया? आपके मुंजबान जो जमानी बोल रहे हैं उसकी क्या कीमत है? कोई कीमत नहीं। किसको मूर्ख बना रहे हैं? कहीं कुछ नहीं है। इसमें जो भी राहत मिलने वाली है वो सुप्रीम कोर्ट से ही राहत मिलेगी, क्योंकि वहां पर जब वकील खड़े होंगे और जज सुनवाई करेंगे, वो जो है नियम कानून को समझते हैं। इसमें सीधे सीधे संवैधानिक व्यवस्था, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। जात के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। आप जात के आधार पर ही भेदभाव कर रहे हैं। जब कोई संस्था होती है तो संस्था गार्जियन भी होती है। किसी यूनिवर्सिटी में कोई गार्जियन अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजता है तो मान के चलता है कि जो संस्था है, जो उसका मुखिया है, वो सभी छात्रों को एक समान नजरिए से देखेगा, उसे संरक्षण प्रदान करेगा, उससे आत्मबल बढ़ता है।
लेकिन आपने तो जो जनरल कास्ट है उससे ये भी छीन लिया। कमेटियों की बात तो बाद में है, उसमें तो जनरल कास्ट के लिए कोई जगह ही नहीं है। जो इक्विटी कमेटी बननी है, जो सेंटर्स बनने हैं, हेल्पलाइन बनना है, उसमें भी आप उसमें मौन हैं। जनरल कास्ट रहेगा कि नहीं रहेगा। तो जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुना उन्होंने कमियों को दूर करके, और ये भी कहा कि उन्हें जानकारी में है और इस सब को देखा जाएगा और इस पर तत्काल सुनवाई के लिए भी तैयार हो गए हैं। तो अब उम्मीद ये जग रही है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें जरूर कुछ बड़ा करने वाला है, क्योंकि वो भी तो मीडिया, सोशल मीडिया और जो अखबारों में छपता है या सोशल मीडिया में आता है उसको देखते और पढ़ते रहते हैं कि कहाँ क्या गड़बड़ है। जब उन्हीं की ये सुप्रीम कोर्ट में ही सुनवाई का बहाना लेकर के और ये सब कुछ किया गया है, तो इस सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि उसको वो ठीक करे। तो यहां से थोड़ी आस जग रही है। अब बात पॉलिटिकल नैरेटिव पर। 13 जनवरी 2026 को ये रेगुलेशंस जारी किया जाता है। 2-3 दिन लगता है पब्लिक डोमेन में आने में और समझने में। 17-18 तारीख से इसको लेकर के शुरू हो गया था। क्या इतना बड़ा डिसीजन, जिसमें कि बीजेपी का कोर वोटर जनरल कास्ट प्रभावित हो रहा है, बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है, उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। क्या लगता है कि संसदीय समिति में ये मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट से होते हुए, और दिग्विजय सिंह उसकी अध्यक्षता करते हैं। रविशंकर प्रसाद जैसे दिग्गज वकील भी उस कमेटी के मेंबर हैं। उसके बाद वहां से जो रिकमेंडेशंस आता है, फरवरी 2025 में जब ड्राफ्ट जारी किया जाता है तो उसमें ओबीसी नहीं होती, और ओबीसी उसमें नहीं होता है, और जब फाइनल ड्राफ्ट आता है, रेगुलेशंस आता है, तो उसमें ओबीसी को शामिल कर लिया जाता है। इसके पीछे कहीं सरकार की बड़ी चाल तो नहीं? गौर कीजिएगा। क्यों? क्योंकि एक ड्राफ्ट में ओबीसी है ही नहीं, और जब फाइनल ड्राफ्ट आ रहा है, रेगुलेशंस आ रहा, तो उसमें ओबीसी को शामिल कर लिया जाता है। अभी तक जो शिकायतें थी वो एससी और एसटी को रहती थी कि उनके साथ भेदभाव होता है, उन्हें दबाया जाता है। तो उसमें एक हद तक सच्चाई भी दिखती है, हकीकत भी दिखती है कि हाँ, इनके साथ भेदभाव हुआ है। अब कैंपस की क्या पोजीशन है, कितना है, क्योंकि 113% के आसपास बताया जा रहा है कि केस बढ़े हैं। तो 113% क्या, मान लीजिए कि एक केस है और दूसरे साल में 3 केस हो जाए, तो परसेंटेज तो ऐसे ही बढ़ जाएंगे। तो वो जो परसेंटेज बढ़े हैं, निश्चित रूप से बढ़े हैं, तो उसमें वो संख्या इतनी नहीं बढ़ी है। परसेंटेज में निकाल करके मत बताइए, संख्या बताइए। संख्या इतनी नहीं बढ़ी है, 12। लेकिन ओबीसी को बहुत सोची समझी रणनीति के तहत शामिल किया गया है। दरअसल है क्या कि 2024 के चुनाव को याद कीजिए, और खास तौर से उत्तर प्रदेश का परिप्रेक्ष्य लीजिए। उसमें बीजेपी की सीटें घट करके सीधे हो गई आधी, 66 से 33 पे आ गए, और समाजवादी पार्टी की सीटें हो गई 37। कांग्रेस भी 6 सीटें ले आई। बीजेपी के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई कि ओबीसी ने साथ नहीं दिया, खासतौर से कुर्मी वोटर्स से उन्हें गिला शिकायत है। और भी बहुत सारे वर्ग हैं, यादव तो आपको देता ही नहीं है। तो बीजेपी की अब नैरेटिव ये है कि किसी तरीके से ये मैसेज दिया जाए कि हम सिर्फ एससी एसटी की ही चिंता नहीं कर रहे हैं, हम ओबीसी की भी चिंता कर रहे हैं, और जनरल कास्ट का जो 20% वोट है उसको तो मान के चल रहे हैं कि ये जाएंगे कहां। मतदान केंद्र तक जाते जाते इनकी नाराजगी दूर हो जाएगी, इनके पास विकल्प बचा नहीं है। लेकिन वो ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, कोई किसी का बंधुआ नहीं है। बेशक विकल्प सीमित हो, लेकिन जब गुस्से में आएगा जनरल कास्ट, तो आपको हराने के लिए तो पर्याप्त है। ये इस पे इसलिए इसमें इस जो हम कह रहे हैं, इसके पीछे 2 कारण लग रहे हैं कि जब फरवरी 2025 में ड्राफ्ट जारी किया गया तो ओबीसी नहीं है, जब फाइनल आया तो ओबीसी शामिल हो गया। एक बात, अभी तक ओबीसी का कहीं कोई जिक्र नहीं आया था। जब भी बात होती थी एससी एसटी की बात होती थी, उसमें दिव्यांग भी शामिल कर लीजिए। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एससी एसटी के साथ ओबीसी को शामिल किया गया है। अब जरा ओबीसी के कुछ जातियों को देख लीजिए। क्या यादव को ब्राह्मण ठाकुर दबा लेंगे, उनका शोषण कर लेंगे? ऐसे ही क्या कुर्मी का कर लेंगे? ओबीसी में ऐसे ही लोध का क्या कर लेंगे आप? शाक्य क्या कर लेंगे? बहुत सारी ऐसी जातियां हैं, बेशक ओबीसी में हैं, लेकिन उनका सामाजिक रुतबा पहले से ही ज्यादा है। ऐसा नहीं हो सकता।
उसमें से कुछ ओबीसी जातियां ऐसी हो सकती है कि जिनके साथ भेदभाव हो रहा हो अभी भी, हालांकि पहले के मुकाबले बहुत कम हो चुका है। तो वोट बैंक को साधने के लिए, मैसेज देने के लिए मोदी सरकार ने बहुत बड़ा दांव खेला है, लेकिन यह दांव उल्टा भी पड़ सकता है। आप इस पे जरा गौर कीजिएगा कि बिना सरकार की सहमति के यूजीसी जो है इसे शामिल, ओबीसी को शामिल नहीं कर सकता। और उसमें भी शामिल करते समय क्या कर दिया कि 3C में, रेगुलेशंस के 3C में ये कह दिया कि जाति का मतलब सिर्फ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड ओबीसी ही है और कोई नहीं है। यानी कि जनरल कास्ट के साथ कोई भेदभाव नहीं होता, होगा ही नहीं, वो पहले गारंटी ले रहे हैं। इससे भी बड़ी बात ये कि आपने उन जनरल कास्ट को पहले ही अपराधी, आरोपी मान लिया। यहां बात मानसिकता की है, पूर्वाग्रह की है कि वो तो पैदाइशी जो है भेदभावकारी होते हैं। ये है असली बात। तो अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जब सुनवाई करता है, ये 2-3 मुद्दे ऐसे हैं जो उठेंगे कि आपने ये कैसे हटा दिया कि यदि कोई गलत शिकायत करता है तो उस पर एक्शन नहीं होगा। आपने कैसे जाति की परिभाषा दे दी 3C में कि जाति आधारित भेदभाव का मतलब सिर्फ इन 3 जातियों से, जाति से मतलब इन 3 वर्गों से और कोई नहीं। यानी कि जनरल कास्ट का कोई माई बाप नहीं, कोई रखवाला नहीं, जिसको जो मर्जी आए वो जो है चाहे उसको गाली दे, चाहे उसको धमकाए, वो कहीं शिकायत नहीं कर सकता। शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। अरे आपके कहने से क्या होता है, उसको पढ़िए तो सही, उसमें बड़े बड़े वकील लगे हुए हैं। बड़ा तो इन्होंने चाल तो चली है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अपनी राय जरूर आप बताइएगा। ऐसे नहीं हो सकता कि यूजीसी अपने मन से जारी कर दे। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें फाइनली क्या डिसीजन लेता है, और यदि न्याय मिलेगा जनरल कास्ट को तो सुप्रीम कोर्ट से ही मिलेगा, क्योंकि इसमें संविधान में प्रदत्त, सभी लोगों को प्रदत्त मौलिक अधिकारों का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। और इन राजनेताओं और सियासतदानों को जरा देखिए, चाहे विपक्ष के हों चाहे सत्ता पक्ष के हों, किसी की जुबान तो जल्दी खुल नहीं रही है, और खुल रही है तो उस भेदभावकारी कानून का ही ज्यादातर समर्थन कर रहे हैं। जो राजनीति में हाशिए पर हैं या उन्हें लग रहा है कि अपने क्षेत्र में हार जाएंगे, तो वो थोड़ी बहुत इस पर बोल रहे हैं, लेकिन बीजेपी का अभी तक कोई बड़ा नेता सामने नहीं आया है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू।